नमस्कार बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है भीष्म शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, राइट। तो ऑप्टिक्स के अंदर इससे पहले जो हमने देखे थे 3 लेक्चर, आज लेक्चर 4 है। इससे पहले जो हमने 3 लेक्चर देखे थे उसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन के बारे में जाना था, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जाना था। और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में जाना था भाई कि आपका यानी जो आपकी मंडे को क्लास हुई थी उसके अंदर हमने जाना था लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन कैसे होती है और कुछ उससे रिलेटेड सवाल। मैं आशा करता हूं कि भाई आप लोग ये रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस रिकमेंड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही जितने भी बड़े बड़े चैप्टर हैं या जितना भी आपका सिलेबस है उसको बहुत ही संक्षेप यानी समराइज्ड वे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को बताया गया है, ठीक है, जिसपे सवाल भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक इज बेस्ड अपॉन अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट हाइट, है ना। अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट हाइट, ये वाले सवाल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि एक रिफ्रैक्शन के अंदर ही आता है। तो यार रिफ्रैक्शन के अंदर हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर रिफ्रैक्शन आता है, रिफ्रैक्शन में ये भी आता है, तो इसका भी एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा हम लोगों ने एक सवाल के थ्रू किया था, कुछ सवालों के थ्रू किया था, तो आई होप वो भी आपने सही से किया होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं। तो आ जाता है। तो भाई बिफोर वी स्टार्ट बेटा आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को करना कैसे है इस लेक्चर के अंदर। आप इस लेक्चर के अंदर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप अपने साथ एक नोट्स की कॉपी रखिए अपनी, और उसके साथ साथ जो मैं सवाल सॉल्व कराऊंगा वो आप खुद भी कीजिएगा, ठीक है। तो यही एक छोटी सी चीजें रहने वाली हैं और जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपकी विजुअलाइजेशन के लिए उसको अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना और लगातार इस वीडियो में बने रहना। तो चलते हैं। तो बेटा अगर मैं रिकैप की बात करूं तो रिकैप के अंदर यार देखो हमने रिफ्रैक्शन देखा था, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। रिफ्रैक्शन देखा था, रिफ्रैक्शन इज ऑल अबाउट कि भैया रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी लाइट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर डेंसर से रेयर में आएगी तो क्या होगा, डेंसर से रेयरर में आने के लिए देख रहे हो आप क्या हो रहा है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, देख रहे हो, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब देखो, अब यहां पे मैं इसे चेंज करूंगा, डेंसर से रेयरर TIR होगा, एक एंगल ऐसा आएगा, देख रहे हो यहां पे रिफ्रैक्शन चल रहा है, मैंने कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे बढ़ा लेते हैं। याद है, यहां देखो तो आपको एंगल भी दिखता रहेगा, ठीक। आ जाओ भाई, ठीक। चलिए तो डार्क जो है वो डेंसर है, ये रेयरर है। तो जो हमारे पास TIR का था मामला, यहां देखेंगे अगर तो यहां पे रिफ्रैक्शन चल रहा है, ठीक। अब मैं अगर इस रिफ्रैक्शन को अगर मैं इसे बढ़ाता हूं तो एंगल मार्क करें सर, एंगल्स भी आ गए, ठीक है। तो देख लो सारे एंगल नॉर्मल से नापे जा रहे हैं। यहां अपन लोगों को दिख रहा है कि ये एक पार्शियल रिफ्रैक्शन भी चल रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी चल रहा है, करेक्ट। और ये जो पार्शियल रिफ्लेक्शन है इसमें जो हमारे पास इंटेंसिटी दी है यानी लाइट की स्ट्रेंथ दी हुई है, यहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब इंटेंसिटी कह लो, ठीक है, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, तो वो है 4.08%, यानी बड़ी कम है, यानी ये पार्शियल रिफ्लेक्शन और बाकी 96% यहां पे जा रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट 96%। सो व्हाट वी डिड जाने, हम एंगल बढ़ाते गए तो हमें दिखेगा कि यार जो रे है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एक पॉइंट पे आके, एक एंगल पे आके, देख रहे हो ऑलमोस्ट ये जो एंगल है देख रहे हो 85 और अप्रोक्सीमेटली 90 पहुंचने वाला है। यानी एक पर्टिकुलर एंगल के ले लेते हैं हम 47.5 ले लेते, चलो ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा 46 ले लेते हैं, है ना। तो देख रहे हो थोड़ा सा एंगल बढ़ाऊंगा और सारी की सारी अंदर चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल विदाउट एनी मिरर व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो यहां पे जो लाइट है वो इसको नहीं पास कर पाएगी, ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी डेंसर से रेयर मीडियम में, और जो लाइट है वो टोटली TIR में आ जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल एंगल जिस पे लाइट ग्रेज कर जाए, 90 डिग्री बना ले, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते थे बेटा। तो क्रिटिकल एंगल की अगर हम बात की जाए तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़े एंगल पे रखते हैं अगर हम तो TIR होता है।
TIR जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, TIR जो है वो सारे रूल्स फॉलो करता है, सारे लॉज फॉलो करता है रिफ्लेक्शन के। बस फर्क इतना है, वहां पे शीशा यानी मिरर एक स्मूथ सरफेस होता था टोटल अच्छे से रिफ्लेक्शन देखने के लिए। यहां पे शीशा या मिरर नहीं है, दो मीडियम है, उनके बीच का एक इंटरफेस है। इंटरफेस यानी ये बाउंड्री लाइन, और इस बाउंड्री लाइन पे हम अगर एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल की बात करें तो उससे ज्यादा जो मेरा इंसिडेंट एंगल होगा, वहां पे हमारे पास रिफ्लेक्शन पूरी की पूरी लाइट की आ जाएगी, यानी देयर इज नो ट्रांसमिशन। चलिए अब आगे चलें। नाउ तो ये जाना था हमने, और उसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की थी कि ये जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं ये एयर के या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं रिलेटिव टू ईच अदर, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि सर अब तो हमारा म्यू ए बी निकालना है, म्यू ए बी निकालना है, तो हम उस समय पे क्या करेंगे, सर म्यू ए बी का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। यानी अगर मैं इसको स्पीड इन मीडियम की फॉर्म में कहूं तो स्पीड इन बी, स्पीड इन ए, ठीक है, स्पीड इन बी एंड स्पीड इन ए, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, कूल है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो जो आज पहली बार मेरी क्लास लगा रहे हैं वो बेटा बाकी जो लेक्चर्स हैं आपके इससे पहले के 3, उनको जरूर देख लेना। आफ्टर दिस क्लास आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। लेंस मेकर फॉर्मूला की अगर डेरिवेशन भी देखनी है तो वो भी देख लीजिएगा। नाउ चले आगे। सो बेटा अब अगर हम आगे मूव करें तो हमने प्रिज्म के बारे में जाना था और डिस्पर्जन ऑफ लाइट जाना था। प्रिज्म के अंदर हमने देखा था कि यार जनरली प्रिज्म जो होता है वो इस तरीके से, मतलब हमारे पास कुछ कुछ एंगल्स आ जाते हैं, डाल देते हैं नॉर्मल, और यस ठीक है। सो बेसिकली देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये TIR हो रहा है, देख रहे हो TIR डेंसर से रेयर में जा रही थी, एक एंगल के ऊपर है क्रिटिकल एंगल के, तो TIR हो गया, देख रहे हो ना ये चीज। चलो ठीक है, अभी हम इसको ग्लास का ही कर देते हैं। सो बेसिकली जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं हम लोग क्या कि ये जो जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं यहां पे, ये जो अंदर की रिफ्रैक्टेड रे है ये पैरेलल नहीं है बेस के। एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी जब जहां पे रिफ्रैक्शन चल रहा है, अगर हम वहां उन दोनों के इंटरसेक्शन को देखेंगे तो जो एंगल आएगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, उसके सामने वाली साइड बेस कहलाएगी। तो बेस के अभी देख रहे हैं हम पैरेलल नहीं है। तो इन दिस केस हमने जाना था कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ओरिजिनल रास्ता और फाइनल रास्ते के बीच का जो एंगल है, ओरिजिनल रास्ता और फाइनल रास्ते के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां पे जो आ रहा था वो आ रहा था हमारा क्या, I प्लस E माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस, ये एंगल ऑफ एमरजेंस है, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। लेकिन यहीं पे जब बात आ जाती है मिनिमम डेविएशन की किसी भी कलर के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि भैया मिनिमम डेविएशन तब होगा जब ये लाइट जो है ये पैरेलल हो जाएगी, दिख रहा है, जब ये अंदर की रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी बेस के, तो मिनिमम डेविएशन होगा, ये हमने जाना था। और जो मिनिमम डेविएशन होता है तो उसके अंदर जो यहां पे आपके एंगल बनते थे R1 एंड R2 वो दोनों बराबर हो जाते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम प्रिज्म एंगल का हाफ लिख देते हैं, साथ के साथ एंगल I और एंगल E बराबर हो जाता है, ठीक है, एंगल I और एंगल E बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास मिनिमम डेविएशन आता है। तो मिनिमम डेविएशन का अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम इसके बारे में मैं यहां आपको बता देता हूं, ठीक है, ओके यस। तो यहां पे अगर मैं बात करूं मिनिमम डेविएशन की तो क्या एक्सप्रेशन आ रहा था, सर मिनिमम डेविएशन के समय जब चलता है तो ऐसे चलता है, नॉर्मल हो गई ये है ना। थोड़ा सा एक रिकैप देख रहे हैं, ये R1, ये R2, ये I और ये E, और सबसे सही बात ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। तो डेल्टा मिनिमम जो आ रहा था वो आ रहा था I प्लस E माइनस A, यानी I 2I माइनस A, यानी
यानी हम क्या कहेंगे सर, सीधी सी बात है, इसका मतलब जो आई है वो ई के बराबर हो गया। और आर की भी मैं बात करूं तो R1 इक्वल्स टू R2 हो जाएंगे। मेन फंडा क्या है कि दिस शुड बी पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस। तो यहां पे क्या आ रहा था हमारे पास, सर ये होगा R। तो हमें पता है, ज्योमेट्री से हमने निकाला था लेक्चर नंबर 2 में कि भैया ये जो आता है ये आ जाता है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, यानी 2R इक्वल्स टू A, यानी R इक्वल्स टू A/2, यानी यही, बस 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 इतना ही। यानी जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के लिए बेसिकली यहां पे बात हुई है, ठीक है। तो ये ग्राफ, ये डेल्टा मतलब यहां पे डेविएशन रहने वाला है और यहां पे मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई और ई रहने वाले हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। ये दिखेगा आपको कि ये जो सेंटर, ये जो लाइन है, इस पे आई इक्वल्स टू ई हो जाता है, ठीक है। ये मेरा जो है, ये है मेरा डेल्टा मैक्सिमम, ठीक। इतना पोर्शन मेरा आई के लिए है, इतना पोर्शन मेरा ई के लिए है। ये वाली बात क्लियर है, ठीक। डेल्टा मैक्सिमम, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा डेल्टा मिनिमम, ठीक है, डेल्टा मिनिमम, ठीक। भाई डेल्टा मैक्सिमम कब होगा सर, डेल्टा मैक्सिमम कब होगा सर, डेल्टा मैक्सिमम कब आएगा बताओ। तो सर डेल्टा मैक्सिमम सीधी सी बात है तब आएगा जब आई या ई में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। आई या ई में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये याद रखना, इतना पोर्शन आई का, इतना पोर्शन ई का, और बीच में मिले तो आई इक्वल्स टू ई हो गया। मिनिमम डेविएशन हमारे पास यहां आ चुकी है। आगे बढ़े अगर, तो आज जो जान रहे हैं वो है एपरेंट डेप्थ। आपको ये मेरे साथ में इमेज दिख रही है। ये इमेज क्या बता रही है कि जो एक लड़का है वो झांक रहा है पानी के तालाब के अंदर, और जो मछली है असल में जो उसकी रियल डेप्थ है, उसकी जो रियल डेप्थ है वो उसे कम दिख रही है। मतलब जो हमारी एपरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से कम आ रही है। ऐसा क्यों, आइए इस पर टिप्पणी करते हैं, इसको जानते हैं। तो रेडी रहिए, ठीक है, रेडी रहिए। तो यहां पे बिफोर वी मूव फर्दर, आप लोगों को ये क्लियर है, ये भी यहां पे हमारा ये भी क्लियर है कैसे होता है। हाँ, डिस्पर्जन रह गया था ना, इसलिए मैं पीछे आया हूं। डिस्पर्जन ऑफ द लाइट यहां इसलिए होता है। विबग्योर जो हम लिखते हैं, तो अगर मैं विबग्योर की बात करूं तो बेटा इसके अंदर वायलेट कलर की वेवलेंथ बड़ी छोटी होती है और रेड कलर की वेवलेंथ बड़ी होती है। वायलेट कलर की वेवलेंथ छोटी है तो भाई उसकी स्पीड जो है वो भी कम हो जाएगी, यानी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ एनी लाइट और रेडिएशन। जिसकी वेवलेंथ है उसके लिए म्यू ज्यादा तो भैया मुड़ेगी भी ज्यादा। म्यू ज्यादा तो वो लेट हो गई भाई, म्यू ज्यादा यानी वहां पे भीड़ उसे ज्यादा मिलेगी, उसके मुकाबले भीड़ ज्यादा होगी। भाई देखो ऐसा होता है ना कि रेड कलर को मान लो ट्रैफिक जाम के अंदर वो है स्कूटी या बाइक, और ब्लू कलर को मान लो कि वो है एक ट्रक। तो अब जब ट्रक चलता है और सामने जाम है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सेम टाइम में निकलना है इसे, तो इसने क्या करा, इसने दूसरा रास्ता चुना जो कि इसे ज्यादा शॉर्टकट चुना, तो इसका मतलब ये ज्यादा बेंड हो गया, ठीक है। और रेड वाले ने छोटा ही शॉर्टकट चुना तो वो कम बेंड हुआ, क्योंकि वो इजीली निकल सकता है वहां से, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसे शॉर्टकट चाहिए, ये ज्यादा बेंड हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि स्पीड बड़ी स्लो है भाई, वेलोसिटी ऑफ वेव, लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट होती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, जैसे पहले भी बता रखा है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ घटेगी तो वेलोसिटी घट जाएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहां पे अगर इसलिए देखा जाए तो इसके अंदर, प्रिज्म के अंदर रेड कलर की वेवलेंथ क्योंकि ज्यादा है तो रेड कलर की स्पीड ज्यादा है। रेड कलर के लिए इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है रिगार्डिंग, और अगर विद रिस्पेक्ट टू इसकी देखें तो यहां पे ब्लू कलर, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ग्लास का, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बड़ी कम है। तो यही याद रखना है हमें इन दी एंड। जो हमें याद रखना है वो क्या है सर, जो हमें याद रखना है वो है हमारा कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, ठीक है। तो यहां लिखूं ये चीज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ एनी कलर, और जिसकी वेवलेंथ बहुत कम उसकी जो डेल्टा है, डेविएशन एंगल,
वो ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम, तो रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है वायलेट से। तो यहां पे देखा जाए तो रेड के लिए जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो बड़ा कम है भाई, कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कम है किसके, बोलो, वायलेट के। ठीक, चलिए, तो ये याद रखना है। फिर हमने देखा था इसको, तो यहां पे हमने नंबर ऑफ केसेस कर लिए थे और आपके वही फॉर्मूला लगेंगे, और लेंस मेकर फॉर्मूला भी हमने कर लिया था, उसके लिए आप लास्ट लेक्चर मेरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो अगर हम देखें यहां पे तो स्टार्ट करें। चलिए, सो बेसिकली यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लेके आऊंगा, और ये जो फोकस है देख रहे हो 4 और ये 8, वही चीज जो लास्ट टाइम भी बताई थी, द इमेज इज गेटिंग रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और वो इमेज धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आते जा रहा है और लेंस से दूर जाती जा रही है। फिर अगर मैं फोकस पे रखूंगा तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी में बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो जो मेरी इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और वह इमेज इट मूव्स टुवर्ड्स द लेंस। तो पहले इमेज अवे फ्रॉम द लेंस गई, फिर उसके बाद इमेज टुवर्ड्स द लेंस आई। ठीक, तो इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, और जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, नाउ चले आगे। अब ये कॉन्केव लेंस के अंदर भी आप देख रहे हो कि कितना भी पास लिया हो ऑब्जेक्ट को, इमेज भी मूव करेगी, इमेज भी मूव करेगी, कितना भी पास लिया हो ऑब्जेक्ट को, इमेज भी मूव कर रही थी टुवर्ड्स द लेंस। अब क्योंकि ये मूव कर रही थी टुवर्ड्स द लेंस, तो इसमें एक चीज याद रखनी कि कभी भी ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज को रीच नहीं करेगा, और क्योंकि साइज को रीच नहीं करेगा तो उससे वो कभी बड़ा हो नहीं सकता। लेकिन कॉन्केव लेंस में अगर एक रियल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमारे पास हमेशा जो बनेगी हमारे पास इमेज, वो वर्चुअल बनेगी। ठीक, चलिए अब आगे देखें, तो आ जाते हैं भाई हमारे आज के टॉपिक पे। तो अपीरेंट डेप्थ, इसे देख रहे हो, ठीक है, तो इसे देखिए, इसे ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। तो इसके अंदर क्या लिया है मैंने, एक वाटर का टम्बलर लिया है, और हमने कोशिश की है कि अपीरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यहां पे जाने। तो यहां पे जो ज्योमेट्री लगा रहा हूं उसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो बोला गया है कि यहां पे यार ये जो सिक्का मान लेते हैं, इसकी है ये ओरिजिनल डेप्थ, तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, ये सदैव याद रखिएगा। तो मैं यहां से देख रहा हूं, ये नॉर्मल बना ली, मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं मैं, ठीक, यहां से देख रहा हूं मैं, तो यहां से देख रहा हूं मैं, ठीक। तो ऑब्जेक्ट से लाइट ऑब्जर्वर की तरफ गई, दो नॉर्मल बना लिए, ये नॉर्मल बन गए, एक सीधा निकल गया, एक इधर आ गया, ठीक है। अब यहां पे जब हमने देखा, यार देखो अभी यहां पे अभी रुकने का समय है, ठीक है, तो यहां ध्यान से देखना क्या कहने वाला हूं, कि जब हमने देखा कि सर जय, यहां देखिए, है ना, देख रहे हैं यहां पे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इससे हमने एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ करा था, फिर क्योंकि मैंने ऑब्जर्वर तक जानी थी लाइट, तो ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट निकलती है, ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट निकलती है, तो वो इधर गई, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल ऐसे है ना, तो इट विल बेंड, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। अब मुझे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में देखने की आदत है, हमारी आंखों को लगता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि बात भी सही है, लेकिन यहां पे अब तो हमें लगेगा कि ये जो सोर्स है लाइट का वो असल में यहां है, तो इसलिए इसकी डेप्थ जो है मुझे कम दिखाई देती है। तो रियल डेप्थ ज्यादा है, अपीरेंट डेप्थ कम है, ठीक। अब ये तो क्लियर हो गया क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं। अब मैं क्या कहूंगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का मान लेते हैं n, तो यहां पे देख रहे हैं आप अपीरेंट डेप्थ h डैश ले ली, ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा, अरे यार देखो ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल हो गया, एंगल आई, नॉर्मल से एंगल आई। सर ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि क्या है ये ऑल्टरनेट एंगल, तो ये ट्राइंगल नोटिस करना है अपने को, और एक ये ट्राइंगल नोटिस करना है, दो ट्राइंगल, एक AOB और एक AO डैश बी, AOB और एक AO डैश बी, कूल है, ठीक। तो जो ट्राइंगल है वो है कौन सा, AOB, और एक ट्राइंगल है हमारा कौन सा, AO डैश बी, ठीक।
यहां पे भी ये एंगल यार देख लो पैरेलल लाइट रेज हैं, तो ये एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये एंगल इक्वल एंगल हो गए। तो ए ओ बी ट्राइंगल के अंदर देखूंगा मैं तो tan i लिख सकता हूं ए बी अपॉन ओरिजिनल डेप्थ। और अगर मैं ट्राइंगल ए ओ डैश बी में देखूंगा तो क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन ए ओ, राइट, यानी एच डैश। है ना, बताइए करेक्ट और नॉट। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है आप सभी को? चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये एंगल, ये तो क्लियर हुआ आपको? ठीक, तो ट्राइंगल जो लिया हुआ है यहां पे एओबी, और सर एओबी लिया था और ट्राइंगल ए ओ डैश बी लिया था। इसको फिर से देख लीजिए, इसका फिनोमिना किस तरीके से है। ठीक, देख रहे हैं? यस, ठीक है। तो ए ओ बी ट्राइंगल और ए ओ डैश बी ट्राइंगल लिया और हमने क्या कहा, tan i जो यहां पे आएगा, दिस विल बी द अपरेंट डेप्थ। यहां पे जो tan i आएगा वो i और i सेम होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये दो ट्राइंगल नोटिस करने हैं, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। एंगल r यहां से नापेंगे नॉर्मल से, तो ये एंगल r और ये एंगल r सेम होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। छोटी सी वो लगी है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को देख रहे हैं, उनका मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ पे एंगल R मार्क करा, वहां पे एंगल R आ जाएगा। यहाँ एंगल I करा तो यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल I आ जाएगा। दिस विल बी एंगल R, कुल है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब हम निकालेंगे tan i इस ट्राइंगल के लिए, AOB के लिए tan i, ठीक, AB बाय OA। और अब हम उसके बाद निकालेंगे tan R AB बाय ओ डैश ए, ठीक, ठीक है। सो नाउ अब क्या होगा, देख लो ध्यान से। तो यार मैंने tan i tan r को डिवाइड कर दिया, और जब एंगल बहुत छोटे होते हैं, अपन यहां पे कहेंगे कि एंगल r स्मॉलर, तो एंगल जब छोटे होते हैं तो tan i को sin i लिख सकता हूं, tan r को sin r लिख सकता हूं, वापस से डिवाइड कर दो, ठीक है, फॉर स्मॉलर एंगल। क्यों सर? क्योंकि ना जनरली हम ऊपर से देखते हैं तो छोटे से एंगल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वहां पे एपरेंट डेप्थ देख लो, साइन आई बाय साइन आर, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर, म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर, एयर का 1 होता है तो म्यू ऑफ वाटर रियल डेप्थ, तो क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। तो ये आपके एक स्टेटमेंट वाले सवाल भी बन सकते हैं कि क्या ये सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। देख रहे हैं सारे लोग? यहाँ देखिए ध्यान से। सर आप एक बार करके भी दिखा दो, तब ज्यादा मजा आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पे। तो यार ये था मेरे पास सिक्का, यहां रखा हुआ था, ये थी मेरी अपरेंट डेप्थ, सॉरी ओरिजिनल डेप्थ HO। तो यहां से मैंने एक नॉर्मल डाल दी, ठीक है, और एक यहां डाली, और पता चला कि यहां पे अगर मैं नॉर्मल डालूंगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये हो जाएगा। मामला क्या होगा कि जब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो यार ये सिक्का यहां आ जाएगा। तो ये था ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट है। याद रहे ऑब्जेक्ट से निकालनी है रेस। ये डेंसर है, ये रेयरर है, एंड वाटर कह लेते हैं फिलहाल के लिए, और ये एयर कह लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक। अब क्या बात हुई थी, ये पॉइंट A बोला गया था, ये पॉइंट B बोला गया था, और हमारे पास दो ट्राइंगल लिए गए थे। हम अगर गौर से देखें तो ये वाला एंगल दिख रहा है हमें, ये वाला एंगल क्या था हमारा, एंगल R। तो यार ये दिख रही हो, ये वाली लाइन, दो पैरेलल लाइंस, और ये वाली लाइन काटने वाली लाइन, ये भी एंगल R हो जाएगा। और यहां पे देख रहे हो ये एंगल I नॉर्मल से नापा जाएगा, तो यहां पे भी एंगल I आ जाएगा, ठीक है। बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है, बताइए। ये एंगल I दिखाई दे रहा होगा, ठीक, ये एंगल I, ये एंगल I। नाउ ऑल्टरनेट एंगल थे। नाउ अगर मैं बात करूं तो क्या लिखोगे सर? आप यही कहोगे कि ट्राइंगल A O' B की बात कहूं तो मैं कहूंगा सर tan
R इक्वल्स टू ए बी बाय ये इसको कह रहा हूं मैं एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ सर, उसके बाद tan I अगर आप लिखते हो तो ये हो जाएगा व्हाट, ए बी अपॉन रियल डेप्थ, बोलो HO। तो भाई tan I बाय tan R कर दो, तो क्योंकि बड़े छोटे हैं एंगल्स तो ये sin I बाय sin R भी लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर दिया इसे तो ये आ जाएगा सर हाइट एपरेंट अपॉन हाइट ओरिजिनल। कूल है। यहां पे अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं बेटा तो क्या लिखोगे आप लिखोगे सर n वाटर साइन I इज इक्वल्स टू n एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इनटू में साइन R। तो साइन I बाय साइन R क्या आ रहा है देख रहे हो, बताओ भाई, साइन I बाय साइन R, ठीक, साइन I बाय साइन R कितना आ रहा है सर, साइन I NW साइन I, ठीक, तो ये कितना आ रहा है सर, साइन I बाय साइन R आ रहा है हमारा ईटा वो एयर अपॉन वाटर, लिख लोगे यहां पे, यस बताइए। तो मामला क्लियर है। इसको डिवाइड जब हम करेंगे ना तो ए बी बाय एच होगा, देख लो एक बार डिवाइड करके, अपॉन ए बी बाय एच एपरेंट होगा, तो ये कट जाएगा तो ये आ गया एच एपरेंट अपॉन एच ओ। तो भैया सीधी सी बात है, अगर मैं लिखूंगा तो सर मैं ये लिखूंगा एन डब्ल्यू अपॉन, उल्टा कर दें, एन डब्ल्यू अपॉन दिस, यस, तो एन डब्ल्यू बाय एन एयर यानी 1 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल हाइट अपॉन में एपरेंट हाइट या एपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है कि नहीं है। यहां पे भी आप लोगों को यही दिखाया गया था, देख रहे हो, है ना, यहां पे भी यही की गई थी एक्सरसाइज, यस। ठीक है, तो अब आपको ये डेरिवेशन अच्छे से आ गई। अब आपको ये सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, एक या दो सवाल देखें, ठीक है, देख रहे हो यहां पे। तो वही चीज है जो हमने करी है, वही चीज है, सिंपल सा हमें tan I बाय tan R लिखना है, उसको हम sin I बाय sin R कर देंगे और फाइनली हमारे पास जो एंगल है वो हमें पहचानने आने चाहिए, मात्र इतना सा। तो अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो यार इसको एकदम शेयर बटन दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो। लाइक करोगे तो इससे उत्साह बढ़ेगा, किसका, आपके टीचर का, ठीक है, मेरा यानी। तो यस, तो हम इस तरीके के और भी लेक्चर्स लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो उनको भी फायदा होगा जितना हो सकता है। इस पर्टिकुलर ये जो फिर से स्टार्ट हो चुका है हमारे लिए लॉकडाउन, उसमें हम बच के रहें, सेफ्टी से रहें और साथ के साथ डाउटनेट के साथ पढ़ते रहें यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे। अब अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो तो आपको वहां पे किसी भी सवाल का जवाब एक फोटो लेके मिल जाता है, वीडियो सॉल्यूशन, राइट। और उसके साथ साथ आप एप्लीकेशन पे भी क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया था, ठीक है, ओके। सो जो भी बच्चा मुझे यहां देख रहा है बेटा, वो कमेंट में अपने डाउट जरूर पूछे। अगर आप कमेंट में डाउट पूछोगे तो आपको कमेंट में जवाब भी मिलेगा, ठीक है। और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो टर्म 1 के अंदर जो सवाल मैंने कराए थे आपको मैराथन में, वो डायरेक्टली उसमें से 8 से 10 सवाल JSK 1 और JSK 2 सेट को मिला के एग्जैक्टली क्लास में से उठ के आए थे, जो मैंने मैराथन कराई थी 7, 8, 9 दिसंबर को। तो ध्यान रहे, ऐसा करना है। तो यस, हमारे पास क्या आएगा, साइन I बाय साइन R हो गया ये। तो यार हमने फाइनली यही कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। देख लो ये रहा, ठीक है, मतलब आई गेस अब आपको चमक चुका है कि किस तरीके से काम करना है, राइट। चलिए अब आगे बढ़े, अब आगे आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं सवाल पे। तो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि यार एक एयर है, ठीक है, एन एयर, यहां देखिए, तो एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज नॉर्मल to the incidence and 5 centimeter deep when viewed from one surface and 3 centimeter deep when viewed from opposite face, ठीक। the thickness of the slab is 8, 10, 12, 16, ठीक है। तो यार एक एयर बबल है, एयर बबल है, देखो क्या कह रहा है, आप सवाल करिए। आपके पास यहां पे क्या आ रहा है निकल के, आपके पास आ रहा है
निकल के ऑप्शंस, ठीक है, एक पोल क्रिएट हो रहा है, उसमें आप इसका जवाब दीजिए। तो क्या कह रहे हैं यार, एक एयर बबल फंसा रह गया, इसकी मैं थिकनेस टी ले लेता हूं। तो एयर बबल फंसा रह गया, तो जब मैं यहां से देखता हूं, ठीक है, एक फेस से, तो मुझे ये एयर बबल, अब इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिख लेता हूं। एयर बबल जो है वो नियर नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, इज 5 सेंटीमीटर, नॉर्मल इंसिडेंस के बगल में ही है, बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है, इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस। जब एक सरफेस से देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर दिखाई देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी जब हम बाहर से देख रहे हैं तो यार इसकी एपरेंट है एच एपरेंट 1 कितना है, 5 सेंटीमीटर। और अगर हम यहां से देखें तो एच डैश एपरेंट ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये बता रहा है। सवाल कीजिए, ठीक है, फिर से पोल जनरेट हो रहा है, जल्दी से कीजिए। तो वो बोल रहा है भैया थिकनेस बता दो। अब यार आप डायरेक्टली इसको ऐड कर दोगे तो दिस विल नॉट बी द थिकनेस, क्योंकि हमें ये ओरिजिनल नहीं है, ये हमारे पास एपरेंट दी हुई है। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा था सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा यहां पे वो होगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, यही है। तो यार ओरिजिनल डेप्थ को अगर हम करते हैं ऐड तभी जाके होगा, 5 + 3 8 करके नहीं आएगा आंसर। तो सर ये है 3/2, और सर ओरिजिनल डेप्थ मुझे नहीं पता, लेकिन एपरेंट डेप्थ जरूर पता है, 5 सेंटीमीटर एक फेस से, ठीक। तो यहां से ओरिजिनल डेप्थ आ जाएगी सिक्के की, यहां से आ जाएगी इस फेस से ओरिजिनल डेप्थ 1, और फिर यहां से भी निकाल लेंगे सेम, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। तो यहां देखिए ये आ गया सर 15/2 सेंटीमीटर, 7.5 से तो ज्यादा होने वाला है आंसर, 7.5, ठीक है, यानी 10 12 16 में से कुछ भी हो सकता है। अब उल्टी तरफ जाएं सेकंड पे, यहां देखें तो यहां देखें अगर अब बेटा तो क्या दिखेगा, यहां पे देखे सर। अब आप क्या कीजिए, अब आप दूसरी तरफ से देख रहे हैं तो हम इसे कहेंगे, यहां से देखें अब अगर हम, तो हमें अगेन ये एपरेंट डेप्थ दिखाई देगी, तो एन वाटर इज इक्वल्स टू क्या कहेंगे, ओरिजिनल डेप्थ दूसरी वाली प्लस एपरेंट डेप्थ दूसरी वाली, है ना, यानी 3/2 इज इक्वल्स टू दूसरी वाली ओरिजिनल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ कितना है, ये फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला ये ध्यान रखना, एपरेंट डेप्थ ओरिजिनल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है, ओरिजिनल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये कितना है सर 3। तो यार सर हमारे पास जो ये आ गई 9/2। सो टोटल थिकनेस ग्लास की जो होगी वो होगी ये ओरिजिनल डेप्थ का एडिशन, यानी 15/2 प्लस 9/2, यानी 15 और 9 कितना होता है यार, 24/2, यानी 12 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। हाँ या ना बताओ, चमका नहीं चमका, 12 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। फिर से बता रहा हूं, एपरेंट डेप्थ को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि वो एपरेंट है। अगर हमें सही में थिकनेस बतानी है तो मुझे इसकी रियल डेप्थ निकालनी पड़ेगी फॉर्मूले से। और अगेन एयर है बाहर, अगर एयर की जगह कुछ और होता तो यहाँ पे Ng/1 में मान लो बाहर पानी होता तो पानी आ जाता, ठीक। तो उसके बाद अगर यहां से देखूंगा तो ये आ जाएगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है, बताइए, ठीक है भाई, बताएं। अब नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट सवाल देखें, ये क्लियर हो चुका है, 12 आ रहा है अपने पे आंसर, 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये एपरेंट डेप्थ दी हुई थी, जितनी भी दी हुई थी, क्योंकि जब मैं बाहर से देखूंगा तो मुझे एपरेंट ही दिखने वाली है। नाउ ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखो क्या कह रहा है ये, तो सर सवाल कह रहा है, करिए इसे, कर रहे हो, सवाल कह रहा है कि यार सर एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस दी हुई है मीटर में, इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, फाइंड द एपरेंट शिफ्ट। शिफ्ट निकालना है कि कितना शिफ्ट हो गया, शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट समझ रहे हो, शिफ्ट, तो शिफ्ट निकालना है, ठीक है। ऑन अ टेबल फाइंड द एपरेंट शिफ्ट ऑफ अ पॉइंट ऑन द टेबल व्हेन सीन थ्रू द ग्लास स्लैब, एज्यूम दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब इज इतना। अच्छा, तो यार एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये मैं यहां से देख रहा हूं, तो इसकी एपरेंट शिफ्ट निकालनी है। ग्लास स्लैब की जो हाइट है वो कितनी है, जो थिकनेस है वो है 0.3 मीटर, ठीक है, 0.3 मीटर। तो
यार हाँ, तो अपरेंट शिफ्ट देखें इसकी, तो यार ये जो कॉइन है इसको तो मैं यहां पे भी मान सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर यहां पे मान लेता हूं तो मेरे पास ये दिखाई कहां देगा इसको, ये तो हो गया हमारा क्या, रियल, और ये हो जाएगा मेरा अपरेंट। ठीक, निकाले तो सर अपरेंट क्या आ रहा है, सर अपरेंट आ रहा है मेरे पास, ग्लास स्लैब बोला हुआ है तो ग्लास इज इक्वल्स टू एच ओरिजिनल अपॉन एच अपरेंट। हमें उस पॉइंट ने ये नहीं बोला है कि ये कितना दूर है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है, हम इसको यहां पे भी मान सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, ये पॉइंट पी मैंने यहां पे भी मान लिया, ये दूरी मायने नहीं रख रही है। तो क्या आ गया ये 3/2 और अपरेंट वी डोंट नो। ठीक है, और ओरिजिनल कितना है 0.3 एच अपरेंट। तो कितना आ गया ये सर, एच अपरेंट आ जाएगा हमारा 0.3 इंटू 2/3 यानी 0.2 मीटर। यही वाली बात है, बताइए। तो ये 0.2 मीटर हो गया, है ना, ये चीज क्लियर है, 0.2 मीटर। लेकिन शिफ्ट कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट कर दो। शिफ्ट के लिए क्या करोगे सर, शिफ्ट के लिए बड़ा सीधा सा रहने वाला है मामला, कि जो ओरिजिनल है उसमें से माइनस कर दो इसको, तो शिफ्ट आ गई 0.1 मीटर, है ना। शिफ्ट के लिए लोग फॉर्मूला भी याद कराते हैं आप लोगों को। फॉर्मूला क्या रहता है कि हाँ, थिकनेस ऑफ स्लैब ले लो और उसमें से माइनस कर दो, ये टी है, उसमें से माइनस कर दो क्या, अपनी अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, म्यू, है ना। अपरेंट डेप्थ कितना आ रहा है, अपरेंट डेप्थ आ रहा है ओरिजिनल थिकनेस अपॉन म्यू, ओरिजिनल थिकनेस अपॉन म्यू। ठीक, तो शिफ्ट ये हो जाती है ओरिजिनल थिकनेस 1 - 1/μ। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आपके लिए फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला याद भी रखना, नहीं तो माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अपरेंट हाइट की बात करता है, अपरेंट हाइट की। तो ये क्लियर हो चुका है। तो शिफ्ट अगर हमें निकालना हो कभी भी, है ना भाई, ये है थिकनेस मेरे पास टी, और यहां पे है पॉइंट P, और यहां से मैं देख रहा हूं बिल्कुल नॉर्मल के पास से। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, शिफ्ट जो रहने वाली है ना, ये T अपरेंट है, तो जो शिफ्ट रहने वाली है दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, किसका शिफ्ट, क्या है, ये है शिफ्ट, तो माइनस ही करोगे, इज इक्वल्स टू ओरिजिनल थिकनेस 1 - 1/μ। बहुत सरल है। ठीक, शिफ्ट आ जाएगी, ये वाली बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो आ जाता है अपरेंट हाइट का, यानी अब अगर मैं पानी के नीचे से देखता हूं, पानी के नीचे से देखता हूं, तो मुझे चीजें लंबी दिखाई देंगी। समझ रहे हो भाई, मैं हूं ये ऑब्जर्वर, मैं हूं ऑब्जर्वर, तो अगर मैं नीचे से देख रहा हूं, यस दिस इज ऑब्जर्वर, तो मैं अगर नीचे से देख रहा हूं बेटा, नीचे से देख रहा हूं, है ना, मैं देख रहा हूं, तो मेरे पास लाइट आएगी, किससे आएगी, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये हो गई, बर्ड ले लो, बर्ड, और ये भी बर्ड हो गई। तो बर्ड की देखो, यहां पे मैं लेके आया, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, ये रहा मैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। मछली ले लो, मछली है ऑब्जर्वर। अब हमें तो पता है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो मछली को जो चिड़िया है वो और ऊंची दिखाई देगी। अपरेंट पोजीशन, हाइट, अपरेंट हाइट बढ़ जाती है, अपरेंट हाइट पानी डेंसर मीडियम से देखने पे इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है ये मामला, ठीक है। सो अपरेंट हाइट हमेशा, अपरेंट हाइट यहां पे ओरिजिनल हाइट से ज्यादा होगी, वहां पे कम था। ठीक, तो इसका भी जो फॉर्मूला रहेगा निकाल सकते हैं क्या अपन लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला। कैसे, यहां देखिए, यस, तो हम क्या कहेंगे सर, ये है, तो मैं हूं यहां, मछली मान लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास एक बिल्डिंग जहां से लाइट आई और टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, और फिर मुझे लगा कि ये जो बिल्डिंग है ये अपरेंट हाइट इसकी ये होगी, तो ये अपरेंट हाइट है, ये ओरिजिनल हाइट है। ठीक है, अपरेंट हाइट है, ओरिजिनल हाइट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे,
हम क्या कहेंगे कि सर ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये नॉर्मल हुई ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, ये क्लियर है, बताइए। तो इसमें अब हमें ज्योमेट्री लगानी है। चले भाई फिर, तो इसके अंदर भी सेम आपका फंडा लग जाएगा। तो बेसिकली जो फंडा है वो बड़ा आसान है यार, फंडा बड़ा सिंपल है कि सर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये पूरा का पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यार देखो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल ये वाला बनेगा बेटा और एक ट्राइंगल ये वाला बनेगा, ठीक। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें मामला निपटाना पड़ेगा, ये वाली बात क्लियर हो रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इधर की, ये करें अगर हम, तो ये एंगल आई होगा, इतना आर है, ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है, ये आर है तो ये भी आर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये आई है, ये आई है, तो यार देखो अब यहां पे सीधी सी बात है, क्या करोगे सर, ये आई है तो ये भी आई है सर, और उसके साथ साथ ये आर है तो ये आर है तो ये भी आर है, तो आप क्या करोगे सर, ये आ रहा है तो हम कहेंगे टेन आई, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, टेन आई इज इक्वल्स टू कितना, जो भी हाइट है इस बंदे की, यानी मैं लिख देता हूं यहां पे सर, बड़ा सिंपल है, हाइट है इस बंदे की ओरिजिनल हाइट अपॉन, अरे आई ये हुआ तो सर ये हुआ ऑल्टरनेट एंगल, तो इसकी जो हाइट है सर बच्चे की ये रहेगी, ये ए बी ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो सर ए बी अपॉन एच ओ, ए बी अपॉन एच ओ, ठीक है, कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये ए बी अपॉन ओरिजिनल हाइट, और टेन आर ले लूं अगर मैं यहां पे, वही एंगल वाला खेल है, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन अपेरेंट हाइट। तो भाई साहब अगर मैं इनको लिख लेता हूं साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर लिख रहा हूं बेटा, यहां देखना, ध्यान से देखना, ये है बेसिकली टेन आई बाई टेन आर को लिख रहा हूं, ठीक। तो आप क्या कहोगे सर, ये हो गया हमारा कितना, ए बी बाय ओरिजिनल हाइट अपॉन ए बी बाय ये अपरेंट हाइट, यो या नो, सो कैंसल। तो सर सीधी सी बात है, तो हम क्या कहेंगे, साइन आई बाई साइन आर आ गया, साइन आई बाय साइन आर सर आ गया अपरेंट हाइट, ठीक, अपॉन ओरिजिनल हाइट, ये याद रखेंगे। यानी ध्यान दो, यानी अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, स्नेल्स लॉ लगाएं, ठीक, स्नेल्स लॉ लगाएं, यहां लगा लेते हैं, ठीक। तो स्नेल्स लॉ बेटा अगर हम लगाएं तो क्या निकल के आएगा, यहां लगा लेते हैं, जैसे मिटा देता हूं, स्नेल्स लॉ लगा लें, ठीक है, ये अच्छा नहीं मिट रहा है, कोई बात नहीं, स्नेल्स लॉ लगाएं, तो स्नेल्स लॉ क्या रहेगा, यहां लिख देता हूं सर, स्नेल्स लॉ साफ साफ ये रहने वाला है कि म्यू एयर साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू, ये जो भी है वाटर साइन आर, तो साइन आई बाई साइन आर म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू डब्ल्यू। तो यहां पे भी देखो क्या आ रहा है, तो बेसिकली सर ये आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू एच अपरेंट अपॉन में एच ओ, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाएगी जब, तो आप क्या लिखोगे सर, सीधी सी बात है, साइन आई बाई साइन आर स्नेल्स लॉ लगाएं तो आ रहा है म्यू डब्ल्यू बाय म्यू एयर, तो म्यू डेंसर बाय म्यू रेयरर, ठीक, इज इक्वल्स टू, क्यों आया ये, स्नेल्स लॉ लगा के भैया, स्नेल्स लॉ लगा के, ठीक है। ये इंसिडेंट रे क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है, इज इक्वल्स टू अपरेंट हाइट अपॉन एच ओ। तो यार देखा जाए तो अपरेंट हाइट इज समथिंग मल्टीपल ऑफ डेंसर अपॉन रेयरर इज इक्वल इनटू में एच ओरिजिनल, देख रहे हो बड़ी आ रही है, क्योंकि ये हमेशा 1 से बड़ा होगा रेशियो, क्योंकि ये डेंसर है, डेंसर ज्यादा है, ये कम है डिनोमिनेटर, तो 1 से बड़ा होगा, तो यस अपरेंट हाइट हमारे पास आ गई। नाउ ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि यार ये जो बंदा है, ये इसकी हाइट हमें नहीं पता, तो बोल रहा है, और इसका हमें पता है कि जो इसकी अपरेंट डेप्थ है वो 2 मीटर है, अपरेंट डेप्थ 2 मीटर बोली गई है, तो ये आपके लिए होमवर्क है,
ठीक है, आप 36.1 डिग्री की जगह 37 डिग्री कर लेंगे, 37 डिग्री, और 1037 मैं बता देता हूं क्या होता है बेटा, 1037 होता है अपना 3/4। ठीक है, इस तरीके से करके चलिए। तो आपको क्या करना है यार, आपको एक तो निकालना है कि आदमी की हाइट कितनी है, और वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, आप निकाल दोगे। फाइंड द एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ क्या होगा, अगेन वही एपरेंट डेप्थ हमेशा सर रहता है, एपरेंट डेप्थ हमेशा क्या रहता है सर, दिस म्यू ऑफ सम डेंसर मीडियम अपॉन में म्यू ऑफ सम रेयरर मीडियम इनटू में एच ओरिजिनल। कूल है, ठीक है, ठीक है। तो इसका ये पानी दिया हुआ है तो वाटर का ले लो 4/3, इसका रेयरर मीडियम एयर है 1 ले लो, 4/3 इंटू में एयर इंटू में एपरेंट इसकी हाइट क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो ओरिजिनल हाइट आपने इस फॉर्मूले से निकाली यहां से और यहां रख दिया, इसमें आ जाएगा। ओरिजिनल हाइट आप निकाल रहे हो, HO यहां से निकलेगी, ठीक है, तो आप निकालिएगा और मैच करिएगा, ज्यादा हाइट आ रही है, इट मींस यू आर राइट। चलें, तो यार आ जाते हैं अब अपनी क्विज पे। क्विज के जो बेहतरीन सवाल है, पहला सवाल तो आपके सामने पोल रेज होगा, A1 A2 करके है ना, पोल रेज हो रहा है आपके पास ABCD करके। सवाल क्या कह रहा है भाई, आपके पास 2 आइडेंटिकल ग्लास हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, जो कि जिनकी फोकल लेंथ है f, देख रहे हो, तो चलो जल्दी से जवाब दो, जिनकी फोकल लेंथ है f, और इनके बीच का जो पोर्शन है उसको मैंने पानी से भर दिया और इनको कांटेक्ट में रखा हुआ है, जो बीच का पोर्शन है वो मैंने पानी से भर दिया, कट खट 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 खट। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है ये, तो मुझे बताइए टोटल क्या फोकल लेंथ होगी कॉम्बिनेशन की, ठीक, कॉम्बिनेशन की टोटल क्या होगी। तो यहां पे यार ये पानी है, ये पानी है, ठीक, टोटल क्या होगा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, जाने एक बार। तो सर टोटल जो फोकल लेंथ आएगा, आपने बता दिया आंसर, चले तो कैसे निकालेंगे सर, जो टोटल फोकल लेंथ आएगा, बड़ा सीधा सा मामला है कि इन दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज की 1/f 1/f है फोकल लेंथ, डायरेक्टली ऐड करेंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये फोकल लेंथ f, ये फोकल लेंथ f डैश, और ये फोकल लेंथ f। तो यार टोटल जो फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन की वो क्या रहने वाली है, बेसिकली पावर ऐड हो जाती है ना, वैसे क्या रहने वाली है सर, ये रहने वाली है 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f डैश, ये मुझे निकालना है, ठीक, क्योंकि तीनों को कॉन्टेक्ट में। ये कैसे निकालूंगा सर, ये कैसे निकालोगे आप, ये निकालना बड़ा ही सरल है। कैसे, ये पानी है, ठीक, ये पानी है और इन दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो सर लगा दो लेंस मेकर फॉर्मूला, एफ डैश क्या हो जाएगा सर एफ डैश हो जाएगा म्यू ऑफ लेंस यानी म्यू ऑफ वाटर अपॉन एयर, है ना, म्यू ऑफ एयर -1 इंटू में 1/, भाई इसके 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, एक है इस तरफ नेगेटिव में, एक है पॉजिटिव में, तो ये देखिए क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव में इसका है तो -1/r और इसका पॉजिटिव है -1/r, सेम है, इक्वी कन्वेक्स कहने का मतलब है दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो क्या आ रहा है यार सर, 1/f डैश आ गया मेरे पास, पानी दिया है 4/3 -1, यही है या नहीं है, और इंटू में -2/r, तो ये आ गया मेरे पास 4 - 3, तो ये आ गया सर कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 4 - 3/3 यानी 1/3, तो -2/3r। यार बहुत सरल हो गया, जोड़ दो आंसर आ जाएगा, तो जोड़ सकते हो। तो ये है, हम क्या कर देंगे बेटा, 1/f प्लस कितना -2/3r। मामला क्लियर है, बताइए। r ठीक है, -2/3r, तो 1/f डैश इज -2/3r, ये दिया हुआ है, ठीक है, कर सकते हो। तो हमारा आंसर, और इसमें भी यार मैं देखूंगा तो f = r आ रहा है, बताऊं मैं आपको, ये देखो कैसे सर, 1/, इसका फोकल लेंथ शुड बी इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन 1 - 1 इंटू में एक उधर एक इधर, तो 1/r माइनस ऑफ -1/r, तो यहां से f = r ला के दिखाता हूं, तो ये हो जाएगा सर म्यू l, म्यू ऑफ लेंस कितना बेटा 3/2, तो 3/2 - 1 इंटू में 2/r, तो क्या दिख रहा है यार 1/2, 2 से 2 कटा, f = r आ गया।
तो सर सीधी सी बात है, इसको लिख सकते हो आप 2/f माइनस 2/f, ये लिखा है 2/3f, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फोकल लेंथ हो जाएगी टोटल, तो आंसर आएगा डी। ये वाली बात क्लियर है? बड़ा सरल और सिंपल सा सवाल था, हमें एफ और आर के बीच में भी रिलेशन निकालना था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा रिवर्स बैक जाके देख लेना। चलिए, तो फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेंज क्या हो सकती है? रेंज क्या हो सकती है? आपके पास पोल जनरेट हो गया है, तो ये कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन करानी है अपने ने, मिनिमम डेविएशन करानी है। यहाँ देखो आ गया, पोल जनरेट हो गया। मेरे सवाल सॉल्व करने से पहले करो, डेल्टा मिनिमम सर ये होता है आई प्लस ई माइनस ए। अब वो बोल रहा है कि जो एंगल है मिनिमम डेविएशन का प्रिज्म का टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। ये रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पे ये नोट करने लायक बात है। तो ये हो गया सर A इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन में I इक्वल्स टू E हो जाता है, ये A हो गया, I इक्वल्स टू E फॉर मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम। ठीक, मेरे निकालने से पहले निकालो। तो सर 2A आ गया 2I के बराबर, तो सर I आ गया A के बराबर, I A के बराबर आ गया। ठीक है, I A के बराबर आ गया। तो जब I A के बराबर है तो यहां आइए, यहां देखिए हमें क्या निकाला था? हमने निकाला था सर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 और साइन याद आ रहा है प्रिज्म में इक्वल टू दिस एंड इट इज इक्वल्स टू डेंसर यानी प्रिज्म, है ना, अपॉन एयर। एयर ले रहे फिलहाल तो 1 म्यू एयर 1। ठीक, तो बहुत ही छोटे एंगल होंगे तो इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया सर? डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 और अपॉन A/2, तो ये कट गया, तो ये म्यू प्रिज्म हो गया। ठीक, तो यार यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो। तो क्या आएगा? आपको एक तो ये यूज करना है, इट लाइज बिटवीन 2 एंड √2। कैसे? अरे आई अगर ए के इक्वल है तो ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ये वाली बात क्लियर है। तो यहां पे अगर आई ए के बराबर आ रहा है इट मींस दे आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री है ना, दे आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा और इसको फर्दर सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये यूज होने वाला है, ये यूज होने वाला है। आपका जो आंसर आएगा मैं बता देता हूं, इट शुड लाई बिटवीन दिस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस सवाल को हम लेके आएंगे और नेक्स्ट क्लास में बेसिकली मैं आपको सारे सवाल कराऊंगा। तो जो आपको होमवर्क में दिया है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो कवर्ड इन क्वेश्चन, तो अपना मैच कर लेना। ठीक है, चलिए तो बेटा आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, आज का लेक्चर मजेदार रहा हो। तो अगर आपको ऐसा लगा है तो दोस्तों शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे फटाफट से कमेंट में डाउट पूछ लो। और जो आप होमवर्क करोगे कल मिलना मेरे को, हम बात करेंगे किसकी सर? हम बात करेंगे क्विज की। तो कल हमारी लाइव क्विज होगी, फोड़ देंगे बिल्कुल ऑप्टिक्स के यहाँ तक कि जितने टॉपिक पढ़ाए हैं, प्रिज्म पढ़ाया है, TIR पढ़ाया है, रिफ्रैक्शन पढ़ाया है, थ्रू द ग्लास लैब हमने बात करी है किसकी? हमने बात करी है इसके अलावा किसकी? इसकी। अब अपना पूरा का पूरा ये अपरेंट डेप्थ, अपरेंट हाइट, इसके सवाल लेके कल आऊंगा। और उसके बाद हमारी ऑप्टिक्स की एक ही क्लास बचेगी जिसके अंदर हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की वर्किंग और सवाल जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल लाइव में आऊंगा मैं आपके सामने, सवाल लेके आएंगे, सवाल लेके मैं आऊंगा, डाउट्स पूछिएगा। मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय। थैंक यू।